हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर से संबंधित। और अगर आपने हमारे इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन है हमारा विचार करने के लिए। तो विचार हमें करना है और ये हो जाएगा आपका पहला कथन। आपको बताना है सही कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा। सही कथन का आपको चयन करना है और पहला कथन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा के साथ साथ अलीगढ़ में भी फिल्म सिटी खोलने की तैयारी चल रही है। क्या ये कथन सही हो जाएगा? आप कह सकते हैं ये कथन जो है आपका सही हो जाएगा। और इस हिसाब से हम दूसरा कथन देख लेते हैं। फिल्म सिटी के लिए मुंबई के कारोबारी अतुल गर्ग ने प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है। ये पॉइंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। प्रदेश में अतुल गर्ग के द्वारा 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये पॉइंट भी आपका करेक्ट हो जाता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं आपके जो तीनों पॉइंट ये सही हो जाएंगे। यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। यानी कि सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया है। और इससे इंपॉर्टेंट बनने वाले जो तथ्य होते हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही बनता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। और पहला पॉइंट क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर राज्य के नोएडा में फिल्म सिटी के साथ अब पूर्वांचल के गोरखपुर में भी रीजनल फिल्म सिटी खोलने की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। गोरखपुर में भी रीजनल फिल्म सिटी खोलने की तैयारी चल रही है नोएडा के साथ साथ। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। मुंबई के कारोबारी अतुल गर्ग ने रीजनल फिल्म सिटी के लिए प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है। और एमओयू के साथ कारोबारी अतुल गर्ग ने 500 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे ही जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं। 500 करोड़ रुपए के निवेश से जो है 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। और बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से गोरखपुर को फिल्म सिटी के लिए बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वर्तमान में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का उद्योग बन चुकी है। और भोजपुरी के साथ ही आने वाले दिनों में प्रदेश में भी अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज व अन्य क्षेत्रीय सिनेमा के उभरने की उम्मीद है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है फिल्म सिटी से। और आपने समझ लिया है गोरखपुर में जो है रीजनल फिल्म सिटी बनने जा रही है। और ये इसके जो है कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये हैं आपके फिल्म स्टार गोरखपुर के सांसद हैं सदर के रवि किशन। और यहाँ आप देख सकते हैं यूपी के इस शहर में बनने जा रही पहली रीजनल फिल्म सिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में सबसे ज़्यादा समय तक पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? आपसे पूछा गया है कि जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे हैं। सुश्री मायावती हो जाएंगी, मुलायम सिंह यादव हो जाएंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में अब तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं सबसे ज़्यादा समय तक पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं वो क्या बनते हैं वो भी देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया डी। और ये हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और योगी आदित्यनाथ ने कार्यालय में 5 साल और 347 दिन पूरे किए हैं और कांग्रेस के संपूर्णानंद को पीछे छोड़ दिया है। और बात करते हैं जो 1954 से 1960 तक 5 साल और 345 दिनों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, ये थे आपके संपूर्णानंद जो कांग्रेस के थे। और ये कितने दिन तक रहे थे? ये रहे थे आपके 5 साल 345 दिन। और योगी जी जब तक ये खबर आई है, जब तक ये क्वेश्चन बनाया तब तक जो है 5 साल 347 दिन
योगी जी ने पूरे कर लिए हैं। चलिए, और इससे इम्पोर्टेंट क्या फैक्ट हो सकते हैं हमारे, ये भी हम समझ लेते हैं। ये हो जाएंगे आपके, योगी आदित्यनाथ ने पहली बार 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, और इसके बाद दूसरी बार उन्होंने 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, और इससे पहले वो गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार 5 साल 4 दिन तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और बसपा प्रमुख मायावती लगातार 4 साल और 307 दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और मायावती 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी महिला है जो 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, या सबसे ज़्यादा बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, वो होंगी आपकी मायावती। बात करते हैं अगले पॉइंट की। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 5 साल तक उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल चुके हैं, और बीजेपी के ये पहले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हो जाएंगे आपके सबसे लंबे समय तक जो है सीएम रहने वाले योगी, इन्होंने बनाया है रिकॉर्ड। और इसके बाद हम देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट लिस्ट आपके सामने है जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल। ये आपके सामने लिस्ट है, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करते हैं स्टडी विद एलिस एलेक्स। तो चलिए, इस लिस्ट से जो है हमें पूरी लिस्ट नहीं पढ़नी है, इस लिस्ट से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो केवल हमको देखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो हम समझ लेते हैं। बात करते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत की। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर इन्हें जाना जाता है, और ये जो है लगातार 4 बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। कार्यकाल इनका बेशक छोटा छोटा हो सकता है, लेकिन ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बात करते हैं संपूर्णानंद की। तो इनसे भी जो है क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी जो है क्वेश्चन संपूर्णानंद से भी पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, वो थे आपके संपूर्णानंद। इसके बाद क्वेश्चन बनता है सुचेता कृपलानी से, जो आपकी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये थी आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी। इनसे भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। तो चौधरी चरण सिंह क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे क्यों क्वेश्चन बनते हैं। तो चौधरी चरण सिंह जी जो है पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं यूपी के जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो चौधरी चरण सिंह है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इनसे जो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में देखने को मिला है। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके चौधरी चरण सिंह। चलिए देख लेते हैं, बाकी ये पूरी लिस्ट है और आपको केवल इंपॉर्टेंट पढ़ना है, बाकी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। बात करते हैं मायावती की। तो सुश्री मायावती जो है, जो महिला मुख्यमंत्रियों में प्रदेश की मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा बार रही हैं, वो हो जाएंगी आपकी सुश्री मायावती। ठीक है, और ये 1995 से 1995 इनका भी कार्यकाल बहुत कम समय का रहा है, और ये 1997 से 1997 तक रही हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं, ये आपका उसके बाद 2002 से 2003 तक भी ये रही हैं, और इसके बाद ये एक बार और रही हैं पूर्णकालिक, यानी पूर्णकाल के लिए, ये हो जाएगा 7 से 2012 तक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बाद आ जाते हैं आपके योगी जी। इनको तो हमने आपको बता ही दिया है कि सबसे लंबे समय तक जो है रहने वाले कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और ये 2022 से वर्तमान तक जो है सीएम है। चलिए देख लेते हैं, और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के 4 जिलों में किस जाति को एसटी का दर्जा दिया गया है। बात कर रहे हैं एसटी का दर्जा दिलाने की। तो ये प्रदेश के 4 जिलों में एसटी का दर्जा दिया गया है, तो ये किस जाति को दिया गया है। कोल को, अगरिया को, गोंड को, या फिर डोमार को। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका गोंड जनजाति को। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जो है गोंड जनजाति को एसटी का दर्जा दिया गया है, और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों, कौन कौन से जिले हैं, संत कबीर नगर,
कुशीनगर, चंदौली और भदोई में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति या एसटी का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला ले लिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको ये जाति याद रखनी है और आपके 4 जिले याद रखने हैं। इससे ही जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं। उत्तर प्रदेश में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया है और इसके आधार पर मिर्ज़ापुर व सोनभद्र के साथ अब 4 और जिलों में, यानी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ये पहले से ही थी एसटी में, और अब 4 जिलों में संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोई में निवास करने वाली इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो जातिगत श्रेणियां हैं कौन कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश में जाति की श्रेणियां, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हो जाती हैं ये भी आप समझ लेना है। तो ये हो जाएंगी 4 श्रेणी, और 4 श्रेणी में सबसे पहले आपके आ जाती है सामान्य जाति, इसके बाद आ जाती है पिछड़ी जाति, इसके बाद आ जाती है अनुसूचित जाति और इसके बाद आ जाती है 4th नंबर पे अनुसूचित जनजाति। ये 4 जातियां जो है उत्तर प्रदेश में हैं और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो जातियां हैं उनको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधान भवन पर विचार आपको करना है। उत्तर प्रदेश विधान भवन पर आपको विचार करना है। इससे जो है क्वेश्चन किस किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं ये हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं आपका जो है सही कथन पर, आपको जो आपका सही कथन उसका चयन करना है। और पहला कथन आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विधान भवन बनाया जाएगा। ये जो पॉइंट है ये आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधान भवन बनाने का निर्णय ले लिया है। दूसरा पॉइंट आपका 2027 तक नए विधान भवन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि 2027 तक जो है नई विधान भवन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो विधान भवन के लिए प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और तीसरा पॉइंट भी आपका इस हिसाब से करेक्ट हो जाता है क्योंकि इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और बाद में इस राशि को जो है बढ़ाया जाएगा। और बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। तो मौजूदा जो विधानमंडल है ये आपका 115 साल पुराना है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो आपका मौजूदा विधान भवन है ये 115 साल पुराना नहीं है, ये है आपका 100 साल पुराना। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मौजूदा विधान भवन जो है ये लगभग जो है 100 साल पुराना है और इसकी नींव कब रखी गई थी ये भी आपको देख लेना है। तो ये रखी गई थी आपकी 15 दिसंबर 1922 में। ठीक है, तो इस हिसाब से 2023 तक उसको 100 साल से अधिक हो जाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन के आंसर की। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा यानी 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं और 4th नंबर आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका सी, यानी 1, 2 और 3 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं। ये हो जाएगा आपका देश के नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को भी जल्द ही नए विधान भवन की सौगात मिलने वाली है। और बात करते हैं 18वीं विधानसभा की। तो 18वीं विधानसभा के सदस्यों को नई विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा। दूसरा पॉइंट है आपका, जो आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना ने बताया कि वर्ष 2027 के पहले विधान भवन का कार्य निर्माण जो है पूरा कर लिया जाएगा और इसे पूरी तरह इको फ्रेंडली, भूकंप रोधी और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर कितने करोड़ रुपए की राशि रखी गई है ये भी आपको यहाँ देख लेनी है। 50 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं प्रारंभिक तौर पर, बाद में इस राशि को जो है खर्च के अनुसार बढ़ा दिया जाएगा। मौजूदा विधान भवन करीब 100 साल पुराना है और इसकी नींव जो है 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर, कौन थे उस समय के गवर्नर, वो थे आपके सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर। ये थे उस समय के जो हैं, अगर आपसे पूछा जा सकता है कौन थे तो ये थे आपके सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने इसकी नींव रखी थी। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो उस समय जो है विधानसभा के निर्माण के लिए मात्र 21 लाख रुपए का जो है बजट स्वीकृत किया गया था और 21 लाख रुपए में विधान भवन जो है बनकर तैयार हो गया था। उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधान भवन में फिलहाल 403 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये हो जाएंगे आपके यूपी में नया विधान भवन, ये है आपका सेंट्रल विस्टा।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। पंचायती राज विभाग से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में ग्रामीण लर्निंग सेंटर बनाए जाने को मंजूरी मिल गई है। तो ये हो जाएगा आपका झांसी में, आगरा में, बरेली में या फिर मुरादाबाद में। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि यह ग्रामीण लर्निंग सेंटर कहाँ पर बनाए जाने को मंजूरी मिल गई है पंचायती राज विभाग के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बरेली में। बरेली में पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रामीण लर्निंग सेंटर बनाए जाने को मंजूरी मिल गई है। और क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रदेश के बरेली मंडप में 5 लर्निंग सेंटर बनाए जाने हैं जिनमें ग्रामीणों को गांव के स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये है आपका बरेली मंडल। और बरेली मंडल में 5 लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे जिनमें ग्रामीणों को गांव के स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी ये भी हम आगे समझ लेते हैं। बात करते हैं पंचायती राज विभाग के जो डीडी हैं महेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए बरेली मंडल के चारों जिलों के 5 मंडल पंचायत घरों को लर्निंग सेंटर बनाया जाएगा। और इसके अंतर्गत बरेली, पीलीभीत और बदायूं में एक एक और शाहजहांपुर की 2 ग्राम पंचायतों में लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे। और लर्निंग सेंटर पर ग्रामीणों को खेती किसानी से लेकर उद्यमी बनने तक की बारीकियां सिखाई जाएंगी। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछा गया है कि लर्निंग सेंटर पर ग्रामीणों को खेती किसानी से लेकर उद्यमी बनने तक की बारीकियां सिखाई जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है। ये हो जाएगा आपका शासन ने पंचायती राज विभाग को लर्निंग सेंटर बनाने के लिए 25 लाख का बजट जारी कर दिया है। और एक सेंटर को विकसित करने में 5 लाख की रकम खर्च होगी। ठीक है, 5 सेंटर बनाए जाने हैं और 25 लाख की रकम जो है खर्च होगी। और प्रोजेक्टर समेत ट्रेनिंग के लिए तमाम ज़रूरी उपकरण जो है इनको मुहैया कराए जाएंगे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये हो जाएगा आपका, उन्होंने बताया कि ऐसी ग्राम पंचायतों को लर्निंग सेंटर के लिए चुना गया है जहां पर पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र की बिल्डिंग अच्छी थी और पंचायत घर में कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली और बाउंड्री वॉल बनी थी। जहां पर स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक और जूनियर विद्यालय और आपका आंगनबाड़ी केंद्र सेंटर मौजूद थे। ऐसी जगह को जो है लर्निंग सेंटर बनाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन आपसे विचार करने के लिए दिया हुआ है। तो बात करते हैं पहले कथन पर। और आपसे पूछा गया है सही कथन कौन सा हो जाएगा। आपसे पूछा गया है सही कथन कौन सा हो जाएगा। सही कथन का आपको चयन करना है। तो पहला कथन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति को हरी झंडी मिल गई है। खेल नीति की बात कर रहे हैं, इसको हरी झंडी मिल गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये पॉइंट जो है आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की जो पहली खेल नीति है ये आपको इसको हरी झंडी मिल गई, यानी उत्तर प्रदेश में जो है खेल नीति अब जो है लागू कर दी जाएगी। ठीक है, और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम समझ लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट है आपका, भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। ये पॉइंट भी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। प्रदेश में 10 करोड़ रुपए की मदद से राज्य खेल विकास का जो है ये कोष बनाया जाएगा, इस नाम से राज्य खेल विकास कोष। ठीक है, 10 करोड़ की मदद से ये बनाया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। 10 करोड़ की मदद से जो है राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा। ठीक है, पॉइंट तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाता है। और इस हिसाब से हम बात करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन जो आपके सभी ऑप्शन हैं ये करेक्ट हो जाएंगे। और इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। इससे बनने वाले क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति को हरी झंडी दे दी है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहली की बात करी गई है तो जहाँ भी पहला और पहली वर्ड लग जाता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को जो है जारी कर दिया है। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा।
खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का जो है ख्याल रखा जाएगा। और इसके साथ ही नए राज्य भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और निजी एकेडमियों और स्कूल कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का जो समय का खेल है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा और शारीरिक शिक्षा या योग के लिए निर्धारित किए जाएंगे आपके 40 मिनट। और बात करते हैं, सरकार जो है पीपी मॉडल पर ज़्यादा काम कर रही है और ये होता है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जो है राज्य की खेलों की सहायता के साथ साथ खेल अवस्थापना सुविधाओं के लिए विकास को जो है सहयोग करेगी। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है, इसके सहारे जो है राज्य सरकार इसमें सहयोग करेगी। बात करते हैं, राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा और जिससे राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को खासा फायदा होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। राज्य में खेल विकास कोष बनाया जाएगा और इससे जो है श्रेष्ठ खिलाड़ियों को खासा फायदा होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। और उत्तर प्रदेश में नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत कितने साल पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग की जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर 25 साल पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 15 साल। ठीक है, तो 15 साल पुराने जो सरकारी वाहन हैं उनकी जो स्क्रैपिंग वो की जाएगी। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के परिवहन विभाग की नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और पुरानी वाहनों के संचालन से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जो है इस नीति को लाया गया है। इसके तहत प्रदेश सरकार को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में 15 वर्ष या इससे अधिक पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग एवं उनकी अपेक्षित संख्या उपलब्ध कराए जाने और निक्षेप प्रमाण पत्र के सापेक्ष क्रय किए जाने वाहनों को उनको छूट प्रदान की जाएगी। और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों पर लंबित जो बकाया कर होगा उसको एक मुश्त छूट में उसको जो है एक मुश्त छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाएगा आपका वाहन स्क्रैपिंग का जो है चित्र आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए आशय पत्र जारी किया है। बात करते हैं निजी विश्वविद्यालयों की, तो ये हो जाएंगे आपके 2 विश्वविद्यालय खोलने की बात चल रही है, 3 विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय या फिर आपका 5 विश्वविद्यालय खोलने को आशय पत्र जारी किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका 4 विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 4 निजी विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4 नए विश्वविद्यालय खोलने की इजाज़त दे दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 4 नए निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र भी जारी करने का निर्णय ले लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग जल्द इन्हें आशय पत्र जारी करेगा और फिर इसका जो है निर्माण वो शुरू हो जाएगा। बात करते हैं आपके अगले पॉइंट की, तो इन विश्वविद्यालयों में इनके जो नाम हैं, वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहाँपुर हो जाएगा, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ हो जाएगा, फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं। ये 4 जो है आपके निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं यूपी के अंदर। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और नए प्राइवेट विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने का जो उद्देश्य है शिक्षा के स्तर को सुधारना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। और बात करते हैं आशय पत्र जारी होने के बाद 2 साल के अंदर इन विश्वविद्यालयों को सभी औपचारिकताएं जो है पूरी करनी होंगी और औपचारिकताएं पूरी नहीं करने पर आशय पत्र जो है वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये योगी आदित्यनाथ जो आपकी फैसला लेते हुए इस तरह का। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है। उस ऑनलाइन गेम ऐप का नाम क्या है वो आपको देख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका शास्त्रार्थ ऐप, संस्कृत ऐप, लिटिल गुरु ऐप या फिर लर्न संस्कृत ऐप। आपको बताना है जो आपका संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया गया है इसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ए, यानी इसको कहा गया है शास्त्रार्थ ऐप। ठीक है, और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक यानी उसका जो अंग है वो है आपका कॉलेज यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय, और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं कौन? अरुण मिश्र। अरुण मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है जिसे शास्त्रार्थ नाम दिया गया है। ये चीज़ आपको, इसका जो नाम है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये संस्कृत से संबंधित है इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं शास्त्रार्थ ऐप न केवल खेल खेल में संस्कृत सीखने बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी उपयोगी साबित होगा। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं अरुण ने निर्देशन में तैयार इस ऐप के जरिए संपूर्ण भारत के संस्कृत छात्रों के बीच आपस में गेम खेला जा सकेगा। और खेल के इसमें प्रारूप हैं खेल के 3 प्रारूप हैं, और तीनों प्रारूपों के लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का समय दिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये एक गेमिंग ऐप है जो आपको डाउनलोड करना है। संस्कृत भाषा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले के लिए भी मददगार साबित होगा, और संस्कृत भाषा से संबंधित जो ऑनलाइन गेम जो है इस तरह का पहला ऐप ये बन जाता है, और ये पूर्णतः जो है निःशुल्क है। ये भी इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्ले स्टोर पर शास्त्रार्थ डालने पर इस ऐप को वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या हो जाता है। यूपी में मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है? झांसी में, सीतापुर में, बहराइच में या फिर आपका हरदोई में। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हरदोई में। यूपी के हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है, और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं ये हम समझ लेते हैं। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल जो आपके हैं पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए 7 स्थलों की घोषणा की है, जिनमें उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है? तो ये है आपका हरदोई जिला। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये हो जाएगा आपका प्रदेश के हरदोई जिले में 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ मेगा 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने में वस्त्र उद्योग से जुड़े सारे कार्य व सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी, और इससे प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश, लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद मिल जाएगी। पीएम मित्र के तहत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बनने वाले पार्क का नाम संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क होगा, और इसके लिए प्रदेश को 5 अरब रुपये मिलेंगे। ये चीज़ भी आपको रखनी है। अमाउंट से जो है क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, कितनी अमाउंट मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, वो मिलेगा इनको 5 अरब रुपये। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों, 7 राज्य कौन कौन से हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों में, 7 राज्य आपके, एक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, और ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और इसके साथ जो है महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 7 राज्यों में जो है पीएम मित्र मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क को पीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। ये पीपी मॉडल तो आपको याद रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसी के आधार पर सारे काम कर रही है। और हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग को इसके लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये है आपका प्रोपोज्ड मेगा टेक्सटाइल पार्क इन उत्तर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 11, और 11 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात करते हैं 11 की। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि सत्य कथन पर आपको चयन करना है, और पहला कथन आपका क्या हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालय को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा। प्राइमरी विद्यालयों के लिए निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है और इनके अंतर्गत प्रदेश में 44,000 विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत कितने विद्यालयों को शामिल किया जाएगा? 44,000 विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। इसके द्वारा विद्यालयों में 100% उपस्थिति का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये जो आपके पॉइंट है ये सारे पॉइंट आपके करेक्ट हो जाते हैं। पहला पॉइंट आपका उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालय को निपुण विद्यालय से जोड़ा जाएगा, ये करेक्ट हो जाता है। और दूसरा आपका इसके अंतर्गत प्रदेश के 44 विद्यालयों को शामिल किया जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और इसके द्वारा विद्यालयों में 100% उपस्थिति का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं आपके सभी शब्द हो जाएंगे और 11 का जो है ये सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, किसके लिए? बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को नया लक्ष्य दिया है। ठीक है, ये चीज़ है, ये बात आपको समझनी है। बेसिक शिक्षा का जो स्तर है सुधारने के लिए ये काम किया गया है, जिसके तहत इस साल के अंत तक प्रदेश में 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यह मिशन जिसे समग्र शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना के तहत तत्वाधान में शुरू किया गया है और स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंच प्रदान करने के लिए उन्हें स्कूलों में बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और बेसिक शिक्षा विभाग को दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एआरपी मतलब एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को दिसंबर तक 10 स्कूलों को निपुण बनाना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। इस तरह इस वर्ष के अंत तक ही 44,000 से ज़्यादा स्कूलों को निपुण बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। निपुण तालिका के तहत 100% स्कूल बेस्ड जो आपका असेसमेंट है उसको पूर्ण करना होगा, ये चीज़ भी आपको समझ लेनी है। और चलिए देख लेते हैं, ये है आपका यूपी के 44,000 प्राइमरी स्कूल जो है निपुण बनाए जाएंगे, ये है इसकी खबर की पुष्टि करते हुए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए कितने हाईटेक कारागार बनाने का निर्णय लिया है? हाईटेक कारागार बनाएंगे जेलों में बंदियों की संख्या को देखते हुए। तो कितने हाईटेक कारागार बनाए जाएंगे? 15 बनाए जाएंगे, 20 बनाए जाएंगे, 10 या फिर 25 बनाए जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि 20 हाईटेक कारागार यूपी में बनाने का निर्णय लिया गया है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने अवगत कराया है कि राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में नई जेलों के निर्माण का निर्णय लिया है। ठीक है, और राज्य में नई जेलों के निर्माण के लिए प्रदेश में 11 ऐसे जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर अभी कोई जेल नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस राज्य में जेल नहीं है उस राज्य में जेल बनाई जाएगी। जानकारी के अनुसार अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, औरैया, हाथरस, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोई और शामली में नई जेलें बनेंगी। इन जेलों को वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बनाया जाएगा और इसके साथ ही नई जेलों के निर्माण का लक्ष्य 2 से 5 साल तक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 से संबंधित। और वर्तमान में प्रदेश की केंद्रीय और जिला कारागार समेत कई कारागार में क्षमता से अधिक बंदी हैं और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 7 केंद्रीय कारागार 13,669 बंदियों की क्षमता है, जबकि इनके अंदर कितने बंदी हैं? ये हैं आपके 15,201 बंदी और जिनका अनुपात 111% हो जाता है। ठीक है, ये है आपका जिला कारागार लखनऊ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका 13। ये हो जाएगा 13 नंबर। और ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियंस का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में किया गया है ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियंस का आयोजन। और ये जो इसका आयोजन है ये उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है ये आपको देख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में, गाज़ियाबाद में, आगरा में या फिर आपका गौतम बुद्ध नगर में।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस एथलीट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है और यह चैंपियनशिप 25 मार्च तक आपकी चलने वाली थी। ठीक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 10 साल के बाद राज्य को अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक मीट का आयोजन करने का मौका मिला है। इस आयोजन के लिए सीमा सुरक्षा बल ने जो है शुरुआत की है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सीमा सुरक्षा बल ने जो है इसकी शुरुआत की है और ये हो जाएगा आपका चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों की कुल 32 टीमों से 1300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य में सरकारी सेवाओं में 500 खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी और ये आपका जो है खेल दिखाते हुए पुलिस वाले। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एशियन मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के तहत प्रदेश सरकार के द्वारा कितने स्थलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया है? 18 स्थलों को, 20 स्थलों को, 16 स्थलों को या फिर आपका 24 स्थलों को। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ए। जो आपका एशियन मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन है, यानी आप कह सकते हैं प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को जो है संरक्षित घोषित करते हुए इनकी जो है एक अधिसूचना वो जारी कर दी गई है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एशियन मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। तो इसका जो 14 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ए। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके जयवीर सिंह। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 18 प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है और प्रदेश सरकार ने इन सभी स्थलों को एशियन मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के अधीन संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। और ये स्थल जो है प्रदेश के 6 जिलों में स्थित हैं। और कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित 18 स्मारकों को या स्थलों में जन झांसी में स्थित है शिवालय, प्राचीन कोलूकुस मडिया में है, चंपत राय का महल है, उत्तर मध्यकालीन किला मंजारो का मंदिर है और बेर आपका बेर पिसंडी दाई मठ है, पठामढ़ी है और एक हो जाएगा आपका टहरोली का किला, दिगारा गढ़ी, राम जानकी मंदिर आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। और देख लेते हैं इसी प्रकार से जो आपका संत कबीर नगर जो आपका जनपद है उसमें कोट टीला हो जाएगा, प्रयागराज स्थित रानी का तालाब हो जाएगा, इष्टिका निर्मित प्राचीन विष्णु मंदिर हो जाएगा, गंगोला शिवाला हो जाएगा, जनपद महोबा में स्थित है शिव तांडव और ये हो जाएगा खंगरा मठ, जनपद फरुखाबाद स्थित प्राचीन शिव मंदिर हो जाएगा और इटावा में स्थित शिव मंदिर यानी टिक्सी टेम्पल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या हो जाता है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 की। तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा या फिर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया है। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीवी समिट का उद्घाटन किया है। और वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 में कई राज्यों के राज्यपाल और अनेक राज्यों के स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंधक निदेशक ऑनलाइन शामिल हुए थे इसमें। और ये हो जाएगा आपका इस कार्यक्रम में जो है कंपनियों, उद्योगों, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों और टीबी चैंपियंस के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक अत्यधिक संक्रामक बीमारी को खत्म करने के लिए
भारत ने जो है प्रतिबद्धता दोहराई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाएगा आपका, प्रधानमंत्री ने वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है, जो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रयासों का संकलन है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट केवल आपको देखना है। और इसमें जो है ये हो जाता है आपका, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने टीबी को खत्म करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम संकेतकों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रगति के लिए राज्यों और जिलों को भी सम्मानित किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 15 से। और चलिए, ये जो आज का हमारा वीडियो था ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो हमारी क्लास थी ये थी क्लास 8। और अगर इससे पहले आपने क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, वहाँ जाकर आप जो है बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।